जय हिंद दोस्तों। मैं विकास कुमार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट द वे ऑफ सक्सेस में। तो आज प्रकाश के परावर्तन का चौथा पार्ट लेकर आए हैं, जो आपके होने वाली 2024 की परीक्षा में अति महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए चलते हैं पीडीएफ के ऊपर। तो आज का पहला सवाल, किसी प्रकाश के सरल रेखीय गमन को क्या कहते हैं? तो प्रकाश के सरल रेखीय गमन को किरण कहा जाता है। दूसरा सवाल, प्रकाश के किरणों के समूह क्या कहलाता है? तो प्रकाश के किरणों के समूह जो है वो किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहलाती है। तीसरा सवाल, निम्न में कौन पारदर्शी पदार्थ है? तो कांच यहाँ पर जो है आपका पारदर्शी पदार्थ होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कांच। पारदर्शी का मतलब जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण आर पार हो जाती है। अगला सवाल, वह माध्यम जिससे होकर प्रकाश का कुछ भाग ही निकल सकता है क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है पारभासी माध्यम। तो वो कहलाता है पारभासी माध्यम। अगला सवाल, धुआं किस प्रकार का पदार्थ है? तो धुआं एक पारभासी पदार्थ है। छठा सवाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होती है। सातवां सवाल, प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। आठवां सवाल है, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। और अगला सवाल है, किसी दर्पण से आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही बनता है। तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका समतल और उत्तल। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण में हमेशा ही आभासी प्रतिबिंब ही बनती है। और आज का 10वां सवाल है, जब दो समतल दर्पण को समानांतर रखा जाता है तो प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो जब दो समतल दर्पण को समानांतर रखते हैं तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत होती है। 11वां सवाल है, किस दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा करेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर हमेशा के बात करें तो समतल और उत्तल में, तो इसका जो आंसर होगा समतल और उत्तल दर्पण दोनों। ठीक है। तो आज का अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण कितना होगा? तो जब समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत पड़ती है तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। सवाल नंबर 13, टॉर्च से किस प्रकार का प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो टॉर्च से हमेशा समानांतर किरण पुंज की प्राप्ति होती है। सवाल नंबर 14, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। और अगला सवाल है, प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे है? तो प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय। अगला सवाल, यदि दो समतल दर्पण को 60 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो इस टाइप के सवाल का आंसर देने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360/थीटा। तो इस फॉर्मूले के अनुसार 360/थीटा मतलब 60 के कोण पर रखा गया है। काट दीजिए इसको। तो इसका आंसर आता है 6। लेकिन अगर प्रतिबिंब की संख्या सम संख्या हो तो आप इसमें 1 घटा दीजिए। इसका जो टोटल आंसर आएगा वो हो जाएगा 5। तो इसमें बनने वाली प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी 5। अगला सवाल है, किस दर्पण में पार्श्व परिवर्तन होता है? तो समतल दर्पण में हमेशा पार्श्व परिवर्तन होती है। अगला सवाल, प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला सवाल है, यदि किसी दर्पण में फोकस से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा? यानी कि
आप लोग जैसा कि जानते होंगे, ये जब समानांतर किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, और ऐसा अवतल दर्पण में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो अगला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति क्या होगी? तो अवतल दर्पण में वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की जो स्थिति होगी वो आपका हो जाएगा सेंटर पर। क्योंकि जब सेंटर पर किसी वस्तु को रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं, तो उसका बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को हमेशा फोकस और ध्रुव के बीच रखना होगा। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब एक ही कंडीशन में होता है, फोकस और ध्रुव के बीच। अगला सवाल है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो सर्च लाइट में हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सर्च लाइट या अग्रदीप या फिर हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, जबकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज का अगला सवाल है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट सवाल है, नई कार्तीय तल के अनुसार दर्पण के सामने रखी वस्तु की दूरी ली जाती है। तो वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है, यानी u का जो वैल्यू होगा वो आप हमेशा ऋणात्मक ही लीजिए। आज का अगला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति हमेशा उल्टा होता है, यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा ही बनती है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का व्यवहार किया जाता है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी f बराबर r/2। और आज का अगला सवाल है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किस दर्पण में होता है? तो आपतन कोण I जो है परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये सिर्फ समतल दर्पण में। आज का अगला सवाल है, चिकित्सा के क्षेत्र में रोगियों के नाक कान दांत की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो चिकित्सा के क्षेत्र में डॉक्टर हमेशा अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण का कार्य होता है कि समानांतर आने वाली किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित करना। आज का अगला सवाल है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा ही बनती है। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा। आभासी प्रतिबिंब सीधा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 32, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? यानी r का जो वैल्यू है आपका 40 दिया हुआ है, r का वैल्यू जो है 40 दिया हुआ है, तो f की वैल्यू कितनी होगी? तो f बराबर होता है r/2, मतलब 40/2। तो इसको काट दीजिए तो आपका आंसर आएगा 20 सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर होगा। दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई को, यानी इस एरिया को कहा जाता है द्वारक। सवाल नंबर 34 में देखिए, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u, यानी ऑप्शन नंबर ग ये आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का कैसा बनता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा ही बनता है। और अगला सवाल है,
जब किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश का किरण पुंज एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते? तो उसे कहा जाता है अभिसारी। अगला सवाल, समतल दर्पण से परावर्तन के समय आपतित किरण में कितना का विचलन होता है? तो समतल दर्पण से परावर्तन के समय आपतित किरण में 180 डिग्री -2i का विचलन होता है, जो कि आप इस फोटो के माध्यम से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होती है, आई जो है वो आर के बराबर होती है। तो इसको भी हम आई लिख सकते हैं, मतलब पूरे 180 डिग्री में से आप -2i को घटाने पर ये विचलन आपका प्राप्त होता है। अगला सवाल है, जब एक लड़का 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दर्पण की ओर आएगा तब प्रतिबिंब किस चाल से दर्पण की ओर आएगी? मतलब समतल दर्पण में जो है अगर कोई वस्तु x चाल से आती है तो प्रतिबिंब जो है 2x चाल से आएगी। इस अनुसार 2 × 5 = 10 मीटर की 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो लड़का दर्पण की ओर आएगी। तो आज का अगला सवाल है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा होती है धनात्मक। साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो साइड मिरर के रूप में हमेशा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अगला सवाल है, मोटर गाड़ी में चालक के सामने कौन दर्पण लगा रहता है? तो मोटर गाड़ी में चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है, जिससे चालक अपने पीछे के वस्तुओं को अच्छी से देखती है। और अगला सवाल है, अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक कब होती है? तो अवतल दर्पण की प्रतिबिंब की दूरी जो है जब उसका काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो तभी उसका प्रतिबिंब की दूरी जो है धनात्मक ली जाती है। तो आज का अगला सवाल, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? तो अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का अर्थ होता है कि वस्तु हमेशा जो है ध्रुव और फोकस के बीच रहती है। और आज का अगला सवाल है इम्पोर्टेंट सवाल, आवर्धन का मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, पार्सेक या मात्रक विहीन? तो आवर्धन एक संख्या है जो एक अनुपात को बताती है, अर्थात इसका जो मात्रक होता है वो मात्रक विहीन होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवर्धन का किसी प्रकार का कोई मात्रक नहीं होती है। और आज का इम्पोर्टेंट सवाल, समतल दर्पण का आवर्धन निम्न में से कौन है? तो समतल दर्पण का आवर्धन होता है +1। और आज का अगला सवाल, वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का जो मान होता है वो हमेशा ऋणात्मक ही होती है। और याद रखिएगा, वास्तविक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान ऋणात्मक, आभासी प्रतिबिंब में आवर्धन का मान धनात्मक, और समतल प्रतिबिंब में और समतल दर्पण में जो बनता है प्रतिबिंब उसका आवर्धन का वैल्यू जो है वो आपका होता है +1। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन का मान क्या होता है? तो आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब में आवर्धन यानी m का जो वैल्यू होता है वो हमेशा धनात्मक ली जाती है। इसका आंसर हो जाएगा धनात्मक। आज का अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण में वस्तु का आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है तो संभवतः वह कैसा दर्पण होगा? तो ये जो दर्पण होगा वो आपका उत्तल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनती है तो वस्तु के बराबर, और अवतल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनती है तो वस्तु का बड़ा, लेकिन उत्तल दर्पण में जब आभासी प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु का छोटा। आज का अगला सवाल है, किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो अग्रदीप मतलब होता है आगे का भाग, तो आगे का भाग देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आज का अगला सवाल है, प्रकाश का अधिकतम तरंग दैर्घ्य कितना होता है? तो प्रकाश का जो अधिकतम तरंग दैर्घ्य होता है वो आपका होता है 7800 एंगस्ट्रॉम। अगला सवाल है, मनुष्य समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण का आकार कितना होना चाहिए? तो समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब अगर कोई भी वस्तु अगर 5 मीटर का है तो वो अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण को 2.5 मतलब अपने आकार का आधा रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा। जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह
और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसका उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। किसी गोलीय दर्पण का आवर्धन है, तो किसी भी गोलीय दर्पण का आवर्धन जो है वो होता है m इक्वल टू माइनस भी बटे यू इक्वल टू एच डैश बाय एच। तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन आपका मिल रहा है ग नंबर। तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी, इसके अनुसार आपका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा क नंबर, एच डैश बाय एच। तो इस सेशन का यानी प्रकाश के परावर्तन के चौथे पार्ट का अंतिम सवाल, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण को सूर्य के प्रकाश के सामने रखा जाता है। इसके सामने d दूरी पर रखी माचिस की तिल्ली जल उठती है, तो d का मान क्या होगा? अर्थात इसमें कहा गया है कि अगर कोई अवतल दर्पण है तो उसके फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के पास एक माचिस की तिल्ली रखी गई है और ये जो है जल उठती है। जलने का अर्थ यह हुआ कि सूरज की जो किरणें हैं वो एक बिंदु पर अभिसरित होकर के उस तिल्ली को गर्म कर रही है, अर्थात वह फोकस ही होगा, क्योंकि फोकस के पास ही सभी सभी जो किरणें होती है समानांतर जो आती है वो एक बिंदु पर अभिसरित होती है, और फोकस दूरी ऑलरेडी आपका 20 दिया हुआ है। तो इस अनुसार आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 20। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिखे लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। मिलते हैं अगले पार्ट में।